आज हमारे हाथ एक बड़ा ही कमाल का दस्तावेज लगा है। हाँ। ये है तमिलनाडु का एक पूरा खाका, एक इन्फोग्राफिक में। और यकीन मानिए ये किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। नहीं, ये वाकई ये खजाने का नक्शा ही है। बस इसमें सोना चांदी नहीं, जानकारी छिपी है। बिल्कुल। इसमें भूगोल, उद्योग, संस्कृति सब कुछ इतने करीने से रखा गया है कि लगता है जैसे हम परत दर परत एक पूरे राज्य की कहानी को खोल रहे हैं। तो आज हमारा मिशन है इसी नक्शे के सहारे तमिलनाडु के हर कोने की पड़ताल करना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहाँ क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों है और इन सब चीजों का आपस में क्या रिश्ता है। बिल्कुल। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। हाँ, तो हम उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर बढ़ेंगे, एक तरह की वर्चुअल रोड ट्रिप। नक्शे के हिसाब से सबसे पहले उत्तरी तमिलनाडु पर नजर पड़ती है जी। यहाँ 3 बड़े नाम हैं, चेन्नई, वेल्लोर और तिरुवल्लुर। चेन्नई तो राजधानी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये दस्तावेज उसे एक प्रमुख बंदरगाह, ऑटोमोबाइल हब और आईटी कॉरिडोर भी बता रहा है। ये सब एक ही शहर में। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में ये तीनों पहचानें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। अच्छा। देखिए, 90 के दशक में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली तो चेन्नई ने एक बहुत सोची समझी रणनीति अपनाई। उसने अपने बंदरगाह और जो पहले से मौजूद इंजीनियरिंग की विरासत थी उसका इस्तेमाल करके जापानी और कोरियाई कार कंपनियों को एक ऐसा न्योता दिया जो वे मना ही नहीं कर सके। तो जो हम आज चेन्नई को भारत का डिट्रॉइट कहते हैं, वो उसी का नतीजा है? बिल्कुल। बंदरगाह से गाड़ियां सीधे दुनिया भर में निर्यात हो जाती हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ एक भौगोलिक फायदा नहीं बल्कि एक पूरी आर्थिक रणनीति थी। और आईटी कॉरिडोर का क्या? वो कहानी का दूसरा हिस्सा है। जैसे ही ऑटोमोबाइल उद्योग ने पैर जमाए, शहर को एक आधुनिक पहचान मिली, फिर आया आईटी बूम। चेन्नई की जो ओल्ड महाबलीपुरम रोड है, OMR, वो सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए एक चुंबक बन गई। तो आज की तारीख में चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां एक तरफ बंदरगाह पर बड़े बड़े जहाज खड़े हैं, दूसरी तरफ फैक्ट्री में रोबोट गाड़ियां बना रहे हैं, और तीसरी तरफ शीशे की इमारतों में सॉफ्टवेयर कोड लिखे जा रहे हैं। सही कहा। ये तो कमाल का संगम है। लेकिन मुझे एक बात और चौंका रही है। चेन्नई जैसे आधुनिक शहर के ठीक बगल में वेल्लोर का जिक्र है, जहां एक ऐतिहासिक किला भी है और एक बड़ा मेडिकल हब भी। ये कैसा मेल है? ये टकराता नहीं है बल्कि एक दूसरे को पूरा करता है। वेल्लोर का यही दोहरा चरित्र तो उसकी खासियत है। एक तरफ उसका भव्य किला हमें विजयनगर साम्राज्य के दौर में ले जाता है, ये शहर की ऐतिहासिक जड़ों का प्रतीक है। तो दूसरी तरफ है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, CMC। हाँ, CMC वेल्लोर, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बेहतरीन मेडिकल संस्थानों में से एक है। लोग यहाँ इलाज के लिए दुनिया भर से आते हैं। और पास में ही तिरुवल्लुर की ऑटोमोबाइल बेल्ट है, जो चेन्नई के उस पूरे इकोसिस्टम को और फैलाती है। तो ये पूरा उत्तरी क्षेत्र उद्योग, तकनीक, स्वास्थ्य और इतिहास का एक बहुत ही शक्तिशाली कॉकटेल है। एकदम ठीक है। तो ये उत्तरी बेल्ट एक तरह का आर्थिक इंजन है, लेकिन इतना बड़ा इंजन चलाने के लिए ऊर्जा भी तो चाहिए होगी। बिल्कुल। और जैसे ही मैं नक्शे पर पूर्वी तट की ओर देखता हूँ, 2 नाम मेरी आंखों के सामने आते हैं, कुडनकुलम और कल्पक्कम। भारत के सबसे महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र यहीं क्यों? आपका सवाल ही जवाब की ओर इशारा कर रहा है। तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्य की ऊर्जा की भूख बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। इन उद्योगों को 24 घंटे बिजली चाहिए और परमाणु ऊर्जा इसका एक बहुत भरोसेमंद स्रोत है। और कुडनकुलम और कल्पक्कम की लोकेशन भी देखिए कितनी रणनीतिक है। हाँ, तट पे हैं। तट पर है, जिससे संयंत्रों को ठंडा रखने के लिए पानी आसानी से मिल जाता है, और ये घनी आबादी वाले इलाकों से भी दूर हैं। ये संयंत्र सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। तो ये वो अदृश्य शक्ति हैं जो चेन्नई के आईटी पार्कों और ऑटोमोबाइल फैक्ट्रियों को रोशन रखती है। बिल्कुल सही। तो पूर्वी तट पर ऊर्जा की ये तस्वीर तो साफ है, लेकिन अगर हम तट से थोड़ा अंदर की ओर चलें तो हम तमिलनाडु के उस दिल में पहुंचते हैं जहां उद्योग नहीं बल्कि इतिहास और खेती की धड़कन सुनाई देती है। मैं बात कर रहा हूं त्रिची, तंजावुर और कावेरी नदी बेसिन की। दस्तावेज इसे तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहता है। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। अगर उत्तरी तमिलनाडु राज्य का दिमाग है तो ये मध्य क्षेत्र उसकी आत्मा है। वाह। और इस आत्मा की जो जीवन रेखा है वो है कावेरी नदी। ये नदी हजारों सालों से इस डेल्टा को सींच रही है,
जिससे ये जमीन इतनी उपजाऊ है कि इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। लेकिन ये उपाधि जितनी सुंदर है उतनी ही जटिल भी लगती है। कावेरी के पानी को लेकर जो विवाद है। सही पकड़ा। दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चले आ रहे विवाद ने इस कटोरे की समृद्धि पर हमेशा एक सवालिया निशान लगाया है। ये तो एक जरूरी पहलू है। तो मतलब यहाँ सिर्फ खेती नहीं है, एक तरह का संघर्ष भी है। और इसी क्षेत्र में त्रिची और तंजावुर जैसे शहर भी हैं। इनका क्या महत्व है? ये इस कृषि प्रधान क्षेत्र के दो सांस्कृतिक और प्रशासनिक स्तंभ हैं। त्रिचिरापल्ली यानी त्रिची एक बहुत बड़ा शैक्षिक केंद्र और दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। एक तरह का चौराहा। हाँ, ये वो चौराहा है जो पूरे राज्य को आपस में और देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। और दूसरी तरफ है तंजावुर, जो कभी चोल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। बृहदेश्वर मंदिर। जी, वहाँ का बृहदेश्वर मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है, सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है। वो चोल राजाओं की शक्ति, उनकी कला और उनकी इंजीनियरिंग का जीता जागता सबूत है। जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आप सच में इतिहास को महसूस कर सकते हैं। वाह, ये राज्य सच में विरोधाभासों से भरा है। उद्योग, ऊर्जा, खेती, इतिहास। अब हम पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ कोयम्बटूर को एक बहुत ही खास नाम दिया गया, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। और ये उपाधि इसके विशाल कपड़ा उद्योग की वजह से मिली थी। और ये आज भी काफी हद तक सच है। कोयम्बटूर आज भी टेक्सटाइल का एक बड़ा केंद्र है। लेकिन अब तो इसकी पहचान सिर्फ कपड़े तक सीमित नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये वेट ग्राइंडर और मोटर पंप बनाने का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। ये पश्चिमी तमिलनाडु की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस औद्योगिक शोर शराबे से बस 1 घंटे की दूरी पर एक बिल्कुल अलग दुनिया है। आप नीलगिरी और ऊटी की बात कर रही हैं। नक्शे पर ये बिल्कुल पास पास हैं। एक तरफ धुआं उगलती मिले और दूसरी तरफ चाय के बागान और शांत पहाड़ियां। यही तो तमिलनाडु की खासियत है। हाँ, नीलगिरी की हरी भरी पहाड़ियां और ऊटी जैसा हिल स्टेशन पर्यटन की एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। और इसी क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है जिसका नाम है पालघाट गैप। पालघाट गैप। हाँ, ये पश्चिमी घाट के पहाड़ों के बीच एक 32 किलोमीटर चौड़ा दर्रा है। और ये कोई मामूली रास्ता नहीं है। सदियों से यही वो गलियारा रहा है जिससे तमिलनाडु और केरल के बीच व्यापार, सेनाएं और संस्कृतियां गुजरती रही हैं। एक तरह का प्राकृतिक हाईवे। बिल्कुल, एक प्राकृतिक हाईवे। यहाँ के बाद बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक ही क्षेत्र में उद्योग भी है, पर्यटन भी और एक रणनीतिक भौगोलिक दर्रा भी। चलिए अब अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आते हैं, दक्षिणी तमिलनाडु। नक्शे पर यह हिस्सा आध्यात्मिकता और भूगोल से भरा लगता है। मदुरई, रामेश्वरम और कन्याकुमारी। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, आध्यात्मिकता और भूगोल। ये क्षेत्र इन दोनों का संगम है। मदुरई दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से है जो हजारों सालों से लगातार आबाद हैं। और इस शहर का दिल धड़कता है मीनाक्षी अम्मन मंदिर में। जी, वो सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा शहर है, एक सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र। पूरा शहर उसी मंदिर के चारों ओर बना है। और मदुरै से आगे रामेश्वरम है, जहाँ का पंबन ब्रिज तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। और ये आधुनिक भारत और प्राचीन आस्था का एक अद्भुत मेल है। कैसे? देखिए, एक तरफ रामेश्वरम 4 धामों में से एक है जो इसे हिंदुओं के लिए एक महापवित्र स्थल बनाता है। दूसरी तरफ समंदर पर बना पंबन ब्रिज है जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और आज भी काम कर रहा है। वाह! ये दिखाता है कि भारत में आस्था और इंजीनियरिंग कैसे हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं भारत के अंतिम छोर पर, कन्याकुमारी। हाँ, कन्याकुमारी, जिसे 3 सागरों का संगम बताया गया है। कन्याकुमारी का महत्व सिर्फ भारत का अंतिम बिंदु होना नहीं है, यह एक अद्भुत भौगोलिक घटना का साक्षी है। आप एक ही जगह खड़े होकर देख सकते हैं कि कैसे पश्चिम से अरब सागर, पूर्व से बंगाल की खाड़ी और दक्षिण से शांत हिंद महासागर आकर मिल रहे हैं। और कहते हैं तीनों के पानी का रंग भी अलग अलग दिखता है। हाँ, बिल्कुल। यह नज़ारा आपको एहसास दिलाता है कि आप किसी बहुत ही खास जगह पे खड़े हैं। ये भारत का भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों तरह का अंतिम सिरा है। तो ये तो हुआ हमारा क्षेत्रीय दौरा, उत्तर के औद्योगिक गलियारों से लेकर दक्षिण के आध्यात्मिक केंद्रों तक। अब ये दस्तावेज हमें कुछ और परतें जोड़ने को कहता है जी, जो पूरे राज्य पर लागू होती हैं। चलिए नक्शे पर अब पहाड़ों की परत चढ़ाते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट,
नीलगिरी, अन्नामलाई। अगर हम तमिलनाडु को एक शरीर की तरह देखें तो ये पर्वत श्रृंखला उसका कंकाल है, उसका ढांचा। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये राज्य की जलवायु, उसकी नदियों के प्रवाह और उसकी जैव विविधता को तय करते हैं। खास तौर पर पश्चिमी घाट। हाँ, खास तौर पे पश्चिमी घाट, जो राज्य के पश्चिम में एक दीवार की तरह खड़ा है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी वाली हवाओं को रोकता है, जिसकी वजह से कोयम्बटूर और मदुरै जैसे शहर रेन शैडो क्षेत्र में आते हैं। मतलब वहां कम बारिश होती है। बिल्कुल। और इन्हीं पहाड़ों से निकलती हैं नदियां, जो इस शरीर की नसें हैं। कावेरी की बात तो हमने की, लेकिन वेगई, तामिरपर्णी और पुनेयार का भी जिक्र है। हाँ, और हर नदी की अपनी कहानी है। कावेरी अगर जीवनदायिनी है, तो वैगई नदी मदुरै शहर की पहचान से जुड़ी है। प्राचीन संगम साहित्य में इस नदी का बार बार जिक्र आता है। और तामिरपर्णी दक्षिण की एक 12मासी नदी है, जो उस क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये नदियां ही हैं जो पहाड़ों से जीवन को मैदानों तक लाती हैं। भूगोल के बाद अब आते हैं आधुनिक ढांचे की परत पर। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्गों का जिक्र है। NH44 जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, और NH48 जो चेन्नई को बेंगलुरु से जोड़ता है। और ये सिर्फ सड़कें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सड़कें नहीं, ये आर्थिक धमनियां हैं। NH44 कन्याकुमारी को सीधे कश्मीर से जोड़ता है। सोचिए, ये तमिलनाडु को देश के बाजार से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। और NH48? वो तो और भी महत्वपूर्ण है। ये चेन्नई के ऑटोमोबाइल और IT हब को भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर से जोड़ता है। इस हाईवे पर सिर्फ गाड़ियां नहीं दौड़ती, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा दौड़ता है। औद्योगिक गलियारे। एकदम। वाह। अब इन्फोग्राफिक की आखिरी परतों पर आते हैं। इसमें सीमाओं और कुछ त्वरित तथ्यों का जिक्र है। उत्तर में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में कर्नाटक और केरल, और दक्षिण में श्रीलंका। हाँ, पाक जलडमरू मध्य के पार। और ये तमिलनाडु की रणनीतिक स्थिति को दिखाता है। 3 राज्यों से घिरे होने के कारण ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, और श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा इसके उन ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को याद दिलाती है जो हजारों साल पुराने हैं। तो ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि दुनिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रवेश द्वार है, कह सकते हैं। हाँ। और अंत में इस नक्शे के कोने में एक बहुत ही काम का एग्जाम टिप बॉक्स है। इसमें 4 त्वरित तथ्य हैं। सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा, सबसे लंबी नदी कावेरी, राजधानी चेन्नई और शास्त्रीय भाषा तमिल। और ये 4 तथ्य एक तरह से पूरी चर्चा का सार हैं। कैसे? डोडाबेटा नीलगिरी की पहाड़ियों की शान है। कावेरी, जैसा हमने कहा, जीवनदायिनी है। चेन्नई आधुनिक तमिलनाडु का चेहरा है। और अंत में तमिल भाषा। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित शास्त्रीय भाषाओं में से एक है। ये इस राज्य की प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण है, जो आज भी जिंदा है और फल फूल रही हैं। बिल्कुल। तो हमने इस एक दस्तावेज के जरिए पूरे तमिलनाडु की यात्रा कर ली। उत्तर के औद्योगिक केंद्रों से लेकर दक्षिण के आध्यात्मिक स्थलों तक, पश्चिमी घाट के पहाड़ों से लेकर पूर्वी तट के सागर तक। ये वाकई दिखाता है कि कैसे इतिहास, भूगोल, संस्कृति और आधुनिकता एक साथ मिलकर एक राज्य की इतनी अनूठी और जटिल पहचान बनाते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। और इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में उठता है, जी, जिस पर सोचा जा सकता है। क्या? एक राज्य जिसकी पहचान तमिल जैसी दुनिया की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाओं में से एक से है, वही राज्य ऑटोमोबाइल, IT और परमाणु ऊर्जा जैसे इतने अत्याधुनिक उद्योगों का वैश्विक केंद्र कैसे बन जाता है? ये परंपरा और प्रगति का संतुलन। हाँ, ये जो संतुलन है जिसे तमिलनाडु ने साधने की कोशिश की है, यह किसी भी क्षेत्र के विकास के बारे में हमें क्या सिखाता है?